जब 176 गुनाहन की सजा। ये सुनकर अभिमन्यु जी का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया था, क्योंकि उस दिन को वो चाह कर भी नहीं भूल सकते थे जब त्रिशा के झांसे में आकर उन्होंने मालविका जी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। उस दिन अनिल जी ने अभिमन्यु जी को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अगर चैतन्य जी बीच में न आते तो वे अभिमन्यु जी की जान ही ले लेते। आज उन सब चीजों को याद करके अभिमन्यु जी बहुत पछता रहे थे। काश उन्होंने अपने डैड की बात मान ली होती तो आज वे इस हंसती खेलती प्यारी सी फैमिली का हिस्सा होते। अब आगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि चैतन्य जी और अनिल जी ने उन्हें वार्न न किया हो, पर त्रिशा जी का जादू उस वक्त उन पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उनके सामने उन्हें अपने पिता और बड़े भाई नजर ही नहीं आए। हालांकि मालविका जी और युविका को मारने वाली बात भी अभिमन्यु जी को कुछ समय पहले ही पता चली थी। वे भी बहुत हैरान थे कि उनकी बीवी इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। अनिल जी का गुस्सा भी आज अभिमन्यु और त्रिशा पर फूट पड़ा था। उन्होंने भी त्रिशा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, ये मेरे छोटे भाई को अपने ही परिवार के खिलाफ करने के लिए। फिर वे उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोले, ये मेरी मालविका की जान लेने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आखिरी थप्पड़ इतने जोर से मारा कि उनकी 5 उंगलियों के निशान त्रिशा के गालों पर छप गए। वो इन थप्पड़ों की पूरी हकदार थी। वो कहते हैं न कि भगवान बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में कर देते हैं। त्रिशा के साथ भी आज यही हो रहा था। आज उसके पाप का घड़ा भर चुका था। अनिल जी ने उन्हें तीसरा और करारा थप्पड़ मारते हुए कहा, ये मेरी युविका की जान लेने की कोशिश और इतने सालों तक उसे अपनी कैद में रखकर उसे चोट पहुंचाने के लिए। त्रिशा के गाल उसके हाथों पर रखे हुए थे। अब वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि उसका बचना नामुमकिन है। अनिल जी उसकी तरफ देखकर गुस्से से चीखते हुए बोले, एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जबकि तुम खुद 2 बच्चों की माँ हो। सच कहूँ तो तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। माँ क्या, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो। बहुत दर्द दे दिया तुमने मेरे परिवार को, पर अब और नहीं। उद्धरण चिन्ह। वन्या और युवान भी त्रिशा को आग उगलती आंखों से देख रहे थे। वन्या त्रिशा के सामने गई और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, दादाजी, पापा, ये औरत हमारे घर के आने वाले नन्हे चिराग को भी मार देना चाहती थी। अगर यक्षित वक्त पर नहीं आते तो ये ऐसा कर भी देती। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या को साइड से पकड़ते हुए बोले, बेटा, अगर तुम्हें या तुम्हारे नन्हे से बेबी को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार देता। अनिल जी के टोन में त्रिशा के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। युवान ने एक नज़र त्रिशा की तरफ देखकर अनिल जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैं आप सबसे पहले ही कहता था कि जरूर इस औरत में कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। युवान सही कह रहा था। उसने पहले ही कहा था कि उसे त्रिशा से अच्छी वाइब नहीं आती, पर उस वक्त वह बच्चा ही था और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि त्रिशा इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी। यक्षित त्रिशा के सामने आ गया। यक्षित का कोल्ड और खतरनाक ऑरा देखकर त्रिशा के पसीने छूटने लगे, पर आज उसे पूरी सिन्हानिया को फेस करना ही था। यक्षित अपनी कोल्ड मगर खतरनाक टोन में बोला, क्यों किया आपने ऐसा? त्रिशा का सिर झुका ही रहा। यक्षित अपनी तेज और कड़क आवाज में जोर से बोला, मैंने पूछा क्यों किया आपने ऐसा? यक्षित की तेज आवाज सुनकर त्रिशा डर से थरथराने लगी, पर उसने खुद को संभाला और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे पैसों की भूख थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अभिमन्यु से शादी करने के पीछे भी मेरा यही मकसद था। मैं उनसे नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार करती थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मगर दादाजी ने तो आपके पति के कहने पर पापा और उनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था, फिर? उद्धरण चिन्ह। त्रिशा, मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम मालविका को अभिमन्यु के डैड ने बहू का दर्जा दिया है और उसे सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं, पर उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और मुझे अपनी बहू मानना तो दूर की बात है। मैंने देखा कि मालविका को वो सारी खुशियां मिली हैं जिनके मैं सिर्फ सपने ही देखती रह गई। एक हंसता खेलता परिवार, तुम्हारे जैसा बेटा जो शहर का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन है। मालविका की झोली हर तरफ से भरी हुई थी। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं किसी तरह अभिमन्यु और तुम्हारी फैमिली में फूट डालना चाहती थी और उसमें कामयाब भी हो गई। उद्धरण चिन्ह। सभी गुस्से से जलती आंखों से त्रिशा की बातें सुन रहे थे। त्रिशा बोली, अभिमन्यु को तुम सबके खिलाफ किया, फिर धीरे धीरे मैंने तुम सबको मारने का प्लान भी बनाया, पर हर बार नाकामयाब रही। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली की जान मालविका और युविका को ही सबसे दूर कर दूं। इससे पूरी फैमिली अपने आप ही टूट जाएगी। मैंने दोनों का मर्डर इस तरह से प्लान किया जिससे उनकी मौत का सारा इल्जाम तुम्हारे डैड इमोशनल होकर तुम पर डाल दें। हुआ भी ऐसा ही।
पर मुझसे एक गलती हो गई, जिस लड़की को युविका समझकर मैंने मरवाया था वो युविका थी ही नहीं। त्रिशा, युविका ने ये देख लिया था कि मैंने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की है, पर इससे पहले कि वो आप सब तक पहुंच पाती, मैंने उसे कैद कर लिया। यक्षित अपनी जलती आंखों से त्रिशा की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, फिर आपने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो अपनी याददाश्त ही भूल जाए, है ना? उस पर तरह तरह के मेडिसिन्स और इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया ताकि युविका अपनी याददाश्त खो दे और आप उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सको। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि यक्षित की एक एक बातें सच थीं। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, मिसेस त्रिशा, अब आपका खेल खत्म होता है, पर आप टेंशन मत लीजिए, इतनी अच्छी प्लानिंग, इतना अच्छा खेलने और इतनी मेहनत के लिए आपको आपका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आपको पता है, आप अभी तक हम सबके सामने जिंदा क्यों खड़ी हैं? उद्धरण चिन्ह। त्रिशा सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा गेम प्लान करना आपके बस की बात नहीं है। मैं आपके उस सो कॉल्ड पार्टनर तक पहुंचना चाहता हूं जिसके साथ मिलकर आपने इतना बड़ा खेल खेला। ये सुनकर त्रिशा का चेहरा पीला पड़ने लगा। यक्षित अपनी खतरनाक निगाहों से त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस, इतने सालों तक रोज तड़पती रही, अब बारी आपकी है, अब आपकी हालत भी ऐसी ही होने वाली है, इसलिए बी रेडी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने उसे एक वार्निंग लुक देते हुए कहा, तो त्रिशा डरकर अभिमन्यु जी की तरफ देखते हुए बोली, आप चुपचाप खड़े क्यों हैं, बचाए मुझे। अभिमन्यु त्रिशा की तरफ घिन भरी निगाहों से देखते हुए बोले, त्रिशा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अब तुम अपने इस शातिर दिमाग को आराम दे दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यक्षित की नजरों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त त्रिशा की हालत बेहद खराब लग रही थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, बताए किसके साथ मिलकर आपने ये गंदा खेल खेला है। त्रिशा अपने चेहरे के पसीने पोंछते हुए बोली, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये सुनकर यक्षित की मुट्ठियां भींच गईं। वह त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त है, पर बहुत जल्द आप अपना मुंह खोलेंगी, ये बात याद रखना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है, फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। यक्षित वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, पर आप कहाँ जा रहे हैं? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, बस कुछ लोगों को उनके किए का इनाम देने जा रहा हूँ। वन्या समझ गई कि यक्षित किसकी बात कर रहा है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, जल्दी आना, मैं और बेबी आपका वेट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने वन्या के गालों पर किस किया, फिर वे सभी सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गए। यक्षित तेजस के साथ एक रूम की तरफ जाने लगा, जहां उन आदमियों को रखा गया था जिन्होंने वन्या को गंदी निगाहों से देखने की जरूरत की थी। यक्षित एक सोफे पर शान से बैठ गया। उन चारों आदमियों को रस्सियों से बांधा गया था। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो। यक्षित ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाए। बॉडीगार्ड्स ने वैसा ही किया। नमक छिड़कते ही उनकी दर्द भरी चीखें उस कमरे में गूंज गई। चारों गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, गलती तभी होगी ना जब गलती करने के लिए तुम जिंदा रहोगे। अपनी वाइफ की तरफ आंख उठाकर देखने वाली की मैं आंखें निकलवा लेता हूँ। तुम सबने तो फिर भी उसे गंदी निगाहों से घूरने और छूने की भी कोशिश की, इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उनकी आंखें निकलवा कर और उनकी जबान काटकर जंगल में फिंकवा दे और उन्हें अपने पालतू जानवरों का आहार बना दें। बॉडीगार्ड्स ने वैसा ही किया। कमरे में एक दर्दनाक चीख फिर से गूंज उठी और थोड़ी देर में शांत भी हो गई। यक्षित उन बॉडीगार्ड्स को वहां का कचरा साफ करने का बोल वहां से तुरंत निकल जाता है। बाकी सब पहले ही सिन्हानिया मेंशन पहुंच चुके थे। यक्षित भी मेंशन पहुंचकर सबसे पहले शोवर लेकर फ्रेश होता है, फिर कपड़े पहनकर बाहर आता है। अब तक वन्या ने वेद को भी बिल्कुल रेडी कर दिया था। वो बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने आईपैड पर कार्टून देख रहा था। उसने आज व्हाइट कलर की क्यूट सी टी शर्ट और नीचे जीन्स की हाफ पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत प्यारा लग रहा था। लगे भी क्यों ना, आखिर उसकी मम्मा ने उसे रेडी किया था। यक्षित की निगाहें जब अपने बेबी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह वेद के पास पहुंचकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वेद ने अपने डैडी की तरफ देखा,
फिर अपने आईपैड को छोड़कर वह सोफे पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। यक्षित स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में ले लेता है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। यक्षित वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्प। चलिए डैडी को उनकी गुड मॉर्निंग किस्सी दीजिए। वेद अपने डैडी के एक तरफ के गाल को चूम लेता है। वहीं यक्षित दूसरे गालों की तरफ इशारा करता है तो वेद उसे भी चूम लेता है। यक्षित वेद को लेकर युविका के रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त वन्या वहीं पर होगी। अंदर जाकर यक्षित ने देखा कि वन्या युविका को ब्रेकफास्ट कराने में लगी है और जीविका भी उसके बगल में बैठकर उससे बातें कर रही है। दिखने में तीनों एकदम बहनें लग रही थीं। यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके सिर को चूम लेता है। वेद युविका की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बूई। वेद की प्यारी सी मॉर्निंग विश सुनकर युविका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वेद वहीं युविका के पास बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बूई आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है डैडी और तातू ने आपको बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। वेद की क्यूटनेस और स्वीट बातें सुनकर युविका यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, भाई वेद बहुत ही क्यूट और प्यारा बच्चा है। वन्या भी युविका की बातें सुनकर स्माइल कर देती है। वो वेद के सवाल का जवाब देते हुए बोली, बेबी बूई को गॉड ने हम सबसे बस कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया था, पर अब वो हमेशा हमारे साथ होंगी। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, छच्ची मम्मा। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, मुच्ची मेरे बेबी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुमने ब्रेकफास्ट किया? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप सबके साथ कर लूंगी यक्षित। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या वाइफी, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। युविका यक्षित और वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो वेद अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए बोला, बूई मम्मा की तमी में ना छोटा छा बेबी है। युविका अपनी चमकती आंखों से यक्षित और वन्या की तरफ देखने लगी तो यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, प्रिंसेस तुम फिर से एक प्यारे से बेबी की बुआ बनने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। जब 177 भाई बहन का प्यार। युविका यक्षित और वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो वेद अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए बोला, बूई मम्मा की तमी में ना छोटा छा बेबी है। युविका अपनी चमकती आंखों से यक्षित और वन्या की तरफ देखने लगी तो यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, प्रिंसेस तुम फिर से एक प्यारे से बेबी की बुआ बनने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अपने भाई की बातें सुनकर युविका के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह वन्या को हक करते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। फिर यक्षित को भी फिर से पापा बनने की बधाई देती है। युविका को रियलाइज हो रहा था कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया। कहीं न कहीं वह ये भी सोच रही थी कि काश उनकी मॉम भी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, पर उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। त्रिशा मालविका जी को मारने में कामयाब हो गई थी। यक्षित और वन्या ने ये नोटिस किया कि युविका किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। जब यक्षित युविका को लेकर डॉक्टर के पास गया था तब डॉक्टर ने युविका को चेक करके बहुत सी बातें कही थीं। फ्लैशबैक। युविका हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। यक्षित बाहर खड़ा डॉक्टर के अंदर बुलाने का वेट कर रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने यक्षित को अंदर बुलाया। तेजस भी यक्षित के साथ ही था। यक्षित टेंश होते हुए युविका के बेजान चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने एक नज़र युविका की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मिस्टर सिन्हानिया, सच कहूं तो आपकी बहन की हालत बहुत ही नाजुक है। ये सुन यक्षित का दिमाग तो जैसे सुन्न पड़ने लगा। भगवान ने उसे इतने सालों बाद अपनी बहन से मिलवाया था, वो भी इस हाल में। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मासूम सी बच्ची की हालत कैसी हो गई है। मिस्टर सिन्हानिया, इन्हें काफ़ी डराया धमकाया गया है, जिसका गहरा असर इनके दिमाग पर हुआ है, इसलिए इन्हें ठीक होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। इनका चेकअप करके पता चला है कि इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। जगह जगह पर मारने के निशान भी हैं। इन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर किया गया है। और उद्धरण चिन्ह। यक्षित का ऑरा इतना सुनकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। वह अपनी मुठियाँ भींचते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, और क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने युविका की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, मिस्टर सिन्हानिया, इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी हुई है। ये सुनकर यक्षित अपना आपा खो देता है और वहां रखे कांच की टेबल पर जोर से हाथ मार देता है।
जिससे टेबल चकनाचूर हो जाता है और यक्षित के हाथों पर भी चोट लग जाती है। तेजस उसे संभालते हुए बोला, प्लीज बॉस, संभालिए खुद को, अभी युविका को आपकी जरूरत है। यक्षित के इस रिएक्शन से डॉक्टर भी काफी डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, प्लीज मिस्टर सिन्हानिया, संभालिए खुद को। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो आपका और आपकी पूरी फैमिली का प्यार ही होगा जो आपकी प्रिंसेस को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और तेजस की रिक्वेस्ट करने पर वह अपने चोट की ड्रेसिंग कराता है। हॉस्पिटल के 2 स्टाफ उस कमरे की सफाई कर देते हैं। यक्षित युविका के सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, और क्या क्या हुआ है मेरी प्रिंसेस के साथ? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर युविका की तरफ देखते हुए बोली, इन पर अलग अलग तरह की मेडिसिन्स और इंजेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है ताकि इनकी याददाश्त को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। पर आपकी प्रिंसेस बहुत स्मार्ट हैं। आई एम श्योर इन्होंने अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया होगा, इसलिए इनकी डोज कम कर दी गई होगी, जिससे ये अपना याददाश्त खोने से बच गईं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बातें सुनकर यक्षित युविका का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम लेता है। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया, इस वक्त इनकी बॉडी काफी वीक हो चुकी है, इसलिए रिकवर होने में टाइम लगेगा। साथ ही इन्हें आप सबकी इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने पास ट्रॉमास की वजह से इन्हें पैनिक अटैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, पर आप सबको घबराना नहीं है, ये वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक होंगे। साथ ही इनकी प्रॉपर डाइट और मेडिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो इन्हें इनकी लाइफ की अच्छी अच्छी यादों को रिमाइंड करवाए ताकि इन्हें ठीक होने में मदद मिल सके। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर के जाने के बाद यक्षित थोड़ी देर के लिए एकटक अपनी प्रिंसेस को देखता रहा। वह उसके माथे को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, अपने भाई को माफ कर देना बच्चा, वो तुम्हें बचा नहीं पाए और तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा, बट आई प्रॉमिस यू, जिसने तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे न जीने लायक छोड़ूंगा और न ही मरने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। यक्षित युविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस क्या हुआ? युविका अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, भाई, अगर मॉम हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता ना। ये बोलकर युविका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यक्षित उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे शांत कराता है, पर युविका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी बुई को रोता देख छोटू वेद भी रोने लगता है। वह यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, डैडी बुई रो रही हैं। वन्या उसे अपने पास लाकर उसे शांत कराने लगती है। यक्षित युविका की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा प्यारा वेद भी अपनी बुई को रोता देख रो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वेद का मासूम सा चेहरा देखकर युविका अपने आंसू पोंछ लेती है। यक्षित उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें अपने भाई और अपनी फैमिली से कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गुनहगार को उसके किए की बदतर सजा दूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह युविका को अपने सीने में छिपा लेता है। फिर युविका को लेकर वो उसे बाहर की तरफ ले जाते हैं। कुछ सोचते हुए यक्षित अपने डैड के कमरे की तरफ चला जाता है। वही वन्या, जीविका और वेद युविका को लेकर गार्डन की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में युवान और शौर्य दिख गए। दोनों युविका की तरफ जाने लगा। युविका का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, पर उस ब्लू कलर की फ्रॉक ड्रेस में वह आज भी किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। युवान युविका के पास जाकर उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, युवी। उद्धरण चिन्ह। युविका और युवान दोनों जुड़वा भाई बहन थे। युवान युविका से 1 घंटे का बड़ा था। दोनों का रिश्ता शुरुआत से ही नोक झोंक से भरा हुआ था, पर वे दोनों प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते थे। एक पल में लड़ लेते थे और अगले ही पल एक दूसरे को न देखकर मिस करने लगते थे। युवान युविका को चिढ़ाते हुए बोला, युवी देख, अब तू आ गई है ना, तो भाई को मुझसे छीनने की कोशिश मत करियो। तुझे पता है अब वो मुझसे पहले से भी बहुत प्यार करते हैं। अब तो मेरी भाभी भी आ गई हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उद्धरण चिन्ह। युवान की नौटंकी देखकर जीविका और वन्या हंसने लगी। वहीं युविका युवान को गुस्से से घूरते हुए बोली, भाई, यक्षित भाई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, समझे आप? और भाभी भी आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। फिर वन्या की तरफ मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, है ना भाभी? उद्धरण चिन्ह। युवान युविका को उससे लड़ता देख मन ही मन स्माइल करने लगता है, पर चेहरे से शो नहीं करता, क्योंकि उसे तो अपनी प्यारी प्रिंसेस को और तंग करना था। वह शौर्य की तरफ देखते हुए बोला,
भाई देख रहा है, लोग कैसी कैसी गलतफहमियां पाल लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। युविका शौर्य को गुस्से से घूरते हुए बोली, शौर्य खबरदार, जो अपने दोस्त की साइड लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। युविका की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। किसी को लगा नहीं था कि युविका इस तरह से रिएक्ट करने वाली है। वेद भी खुशी से ताली बजाते हुए अपनी बुई के पास आकर उसके पैरों से लिपटते हुए बोला, बुई मैं भी आपकी मदद करूंगा इन्हें मारने में। युविका प्यार से वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वहीं युवान और शौर्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेद की तरफ देखने लगे। युवान वेद की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, वेदू ये गलत बात है। आप पार्टी नहीं बदल सकते। आप भूल गए आपके दोनों चाचू आपको अपनी पीठ पर घोड़ा बनकर सवारी कराते हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य वेद की तरफ देखते हुए बोला, और हम दोनों आपके साथ फुटबॉल भी तो खेलते हैं। आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दोनों चाचू की तरफ देखते हुए बोला, तातू बुई बहुत क्यूट है ना, इसलिए मैं उनके साथ रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। बात जब क्यूटनेस की हो तो युवान पीछे कैसे रह सकता था। वह अपनी कमर पर हाथ रखते हुए युविका और वेद की तरफ देखते हुए बोला, वेदू यहाँ पर आपके बाद सबसे ज्यादा क्यूट मैं हूँ। वेद एकदम से नामे सिर हिला देता है। ये देखकर युवान का मुंह बन जाता है। वह वन्या के पास आकर उस पर किसी छोटे बच्चे की तरह लटकते हुए बोला, भाभी। उद्धरण चिन्ह। वन्या समझ गई कि उसे अभी युवान की तारीफ करनी होगी, पर इससे पहले कि वन्या कुछ कहती वेदना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरे बाद छबछे ज्यादा क्यूट बुई हैं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं अभी बहुत लूंगा। वेद ने ये सबको ब्लैकमेल करते हुए कहा। सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस छोटे शैतान को देखने लगे, जिसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। हम सभी जानते हैं कि आपकी बुई बहुत क्यूट है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद खुशी से ताली बजाने लगा। वहीं युवान अपना छोटा सा मुंह लेकर वेद को देखने लगा। सभी युवान के इस रिएक्शन पर हंस पड़ते हैं। सभी बाहर गार्डन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी युविका को सामने का ध्यान नहीं रहा और वह सामने दरवाजे से टकराकर गिरने ही वाली थी कि तभी शौर्य ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। वह उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला, युविका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देख कर चलो, अभी गिर जाती तुम। शौर्य को ऐसे मैच्योर बिहेव करते देख सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि युवान और शौर्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों की आदतें भी लगभग एक ही जैसी थी, खुरापाती हरकतें करना और पूरे घर को सिर पर उठा लेना। सबको अपनी तरफ यूं हैरान निगाहों से देखता देख शौर्य बोला, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे दुनिया का कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। मैं वही पुराना शौर्य सिंह ओब्रॉय हूँ। शौर्य ने यह अपनी कॉलर को ऊपर करते हुए कहा। सभी गार्डन में आ गए। वेद युविका का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर घुमा रहा था। वहीं वन्या एक चेयर पर बैठी हुई थी। जीविका भी उसके पास ही बैठी थी। युवान और शौर्य भी इधर उधर हो रहे थे। यक्षित जब अनिल जी के रूम में गया तो उसने देखा कि अनिल जी की आंखों में आंसू थे। यक्षित अपने डैड के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड आप ठीक तो हैं? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी ने अपने आंसू साफ किए और यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। पर उनके एक्सप्रेशंस उनके जबान का साथ नहीं दे रही थी। यक्षित समझ गया कि वो जरूर कुछ सोच रहे हैं। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, बताए क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोले, बेटा आज अपनी प्रिंसेस को देखकर दिल में एक आस बंध गई थी कि तुम्हारी मॉम भी जिंदा होंगी। फिर वो अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए यक्षित की तरफ देखकर बोले, बेटा तुमने ठीक से पता किया ना? क्या तुम्हारी मॉम सच में? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी को हक करते हुए बोला, रिलैक्स डैड, पहले आप शांत हो जाए। मैं आपकी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ, पर ऐसे इमोशनल होना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। डैड अभी युविका को आपकी और हम सबकी जरूरत है, इसलिए आप खुद को संभालिए। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी खुद को संभालते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी भी मॉम को कितना ज़्यादा मिस करते हो, पर हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने कम से कम हमारी प्रिंसेस को तो हमें लौटा दिया। उद्धरण चिन्ह। जब 178 बेबी की केक। अनिल जी खुद को संभालते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी भी मॉम को कितना ज़्यादा मिस करते हो, पर हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने कम से कम हमारी प्रिंसेस को तो हमें लौटा दिया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे
अनिल जी अपनी नम आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगे और बोले, मुझे माफ कर देना बेटा। एक वक्त ऐसा भी था जब हम सब तुम्हारी मॉम और बहन के जाने के गम में पूरी तरह से टूट चुके थे और मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम पर ही पूरा इल्जाम लगा दिया। कैसा बाप था मैं, अपने बच्चे को समझने की जगह पर उसे ही दर्द दे बैठा था। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी को शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाए डैड। उस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको जो ठीक लगा आपने वही किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही ये पता लगा लूंगा कि मिसेस त्रिशा ने किसके साथ मिलकर इतने बड़े प्लेन को अंजाम दिया। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी और यक्षित उनके बेडरूम के सोफे पर बैठ गए। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे अभिमन्यु की वाइफ थी। तुम्हारे दादाजी और मुझे उसके बदलते बिहेवियर को देखकर शक हुआ था कि जरूर कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, पर उसे उसके ही परिवार के खिलाफ करने में उसकी ही वाइफ का हाथ है, इस बात का अंदाजा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड, दादाजी का मिसेस त्रिशा और चाचू की शादी न करवाने का रीजन क्या था? अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, मिसेस त्रिशा कोई शरीफ लड़की नहीं थी, ये बात तुम्हारे दादाजी को पहले से पता थी। वो एक क्लब में काम करती थी और क्लब में जाने वाले अमीर खानदान के लड़कों को फंसाकर पैसे ऐंठती थी। अभिमन्यु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो त्रिशा की खूबसूरत में इस कदर खो गया कि उसे उसके सामने मैं और तुम्हारे दादाजी नजर नहीं आ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। अनिल जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, कहीं न कहीं तुम्हारे दादाजी को ये अंदाजा हो गया था कि अगर ये लड़की हमारे घर आई तो ये हमारे परिवार को तोड़ देगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर ये लड़की इतनी लालची और इतनी गिरी हुई होगी, इस बात का अंदाजा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, वो चाहे जो भी हो बहुत जल्द हमारी नज़रों के सामने होगा। डैड, क्या आपको किसी पर शक है? यक्षित जानता था कि इसके पीछे कोई भी हो सकता है। ये यक्षित की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बंदा हो सकता है और वो कोई उनकी फैमिली का पुराना दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए यक्षित ने ये सवाल पूछा कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो हमेशा से सिन्हानिया परिवार पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। अनिल जी किसी गहरी सोच में डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। यक्षित ने उन्हें यूं सोच में गुम देख उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड। अनिल जी ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा, फिर कमरे से बाहर जाने लगे। यक्षित भी रूम से बाहर आ गया। बाहर दोनों ने देखा कि युविका सबके साथ हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ये देखकर अनिल जी और यक्षित के दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि वे उसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए तरस गए थे। यक्षित अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए डैड, हमारी प्रिंसेस बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी ने यक्षित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और सामने के नज़ारे को देखने लगे, जहां उनके बच्चे हंस रहे थे और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ खुराना मेंशन। अवनी अपने कमरे में थी और इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह अपनी घबराहट कम करने के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। दरअसल अवनी को ये पता चल चुका था कि मिसेस त्रिशा इस वक्त यक्षित के कब्जे में है। अवनी को डर था कि कहीं मिसेस त्रिशा उसका नाम ना ले लें। अवनी बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि किसी तरह उसका नाम ना आए, वरना यक्षित त्रिशा के साथ साथ उसे भी पनिश कर सकता था, और यक्षित कितना खतरनाक है ये बात अवनी को पता थी। कुछ सोचकर अवनी खुद को हिम्मत देते हुए बोली, अवनी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने अभी तक यक्षित और उसकी वाइफ के साथ कुछ नहीं किया है। बस मिसेस त्रिशा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि वन्या प्रेग्नेंट है। मैं यक्षित की सबके सामने की मेरी उस इंसल्ट को मैं भूल नहीं सकती। उसकी वजह से मेरे करियर पर भी बुरा असर पड़ा, और इन सब की जिम्मेदार यक्षित की वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास वाइफ वन्या है। अगर वो यक्षित की लाइफ में नहीं आती तो यक्षित चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उसे किसी भी कीमत में मुझसे शादी करनी ही पड़ती। उस वन्या ने ही मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया, वरना आज मैं सिन्हानिया मेंशन में राज कर रही होती। उद्धरण चिन्ह। तभी अवनी को एक आवाज आई, यस डार्लिंग यू आर राइट। ये मिसेस आकृति थी, अवनी की मॉम। वो अवनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना यक्षित की उस इंसल्ट की वजह से हमारी फैमिली की कितनी बदनामी हुई थी, और इन सब की वजह वो लड़की वन्या है। अवनी अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम अब तो वो लड़की सिन्हानिया फैमिली को उनका दूसरा वारिस देने वाली है। इस वक्त तो वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही होगी। आपको पता है यक्षित ने मिसेस त्रिशा को कैद कर लिया है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों तक जो त्रिशा आंटी यक्षित के हाथ नहीं आई, वो इस बार उसके जाल में कैसे फंस गई। उद्धरण चिन्ह। मिसेस आकृति अवनी की तरफ देखते हुए बोली, वो उनका फैमिली मैटर है स्वीट हार्ट, पर हमारे काम की बात यह है कि हमारे पास एक गोल्डन चांस है उस लड़की से बदला लेने का। बस हमें कुछ ऐसा करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उद्धरण चिन्ह। अवनी सवालिया नजरों से अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं मॉम। आकृति जी अवनी की तरफ देखते हुए बोली, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा काम भी पूरा हो जाए और इल्जाम भी सिर पर न आए। मिसेस त्रिशा इस वक्त यक्षित की नजरों में आ चुकी है। ऐसे में यक्षित के परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का इल्जाम अब त्रिशा पर ही आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अवनी अपनी मॉम की बातें सुनकर डेविल स्माइल करने लगी। उसे भी समझ आ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने कमरे से निकल गई। वहीं त्रिशा को अब यक्षित के फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। त्रिशा को उन्हीं सिक्वेशंस में रखा गया था जिस तरह से उसने युविका को रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि त्रिशा के खाने पर पूरा ध्यान दिया जाता, क्योंकि उसे तब तक ठीक से जिंदा रखना था जब तक वह अपने पार्टनर का नाम ना बता दे। यक्षित, तेजस और समर्थ उस फार्म हाउस में आए। भाविक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर पहले ही मौजूद था। त्रिशा की हालत पहले से काफी खराब हो चुकी थी, पर ये तो कुछ भी नहीं था। अभी यक्षित और उसकी फैमिली का हिसाब किताब त्रिशा के साथ बराबर नहीं हुआ था। अभी तो त्रिशा की बहुत बुरी हालत होनी बाकी थी। यक्षित त्रिशा के सामने एक किंग साइज सिंगल सोफे पर शान से बैठ गया। त्रिशा को रस्सियों से बांध कर रखा गया था, जिस तरह से उसने युविका को रखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही। यक्षित डेविल स्माइल करता हुआ त्रिशा की तरफ देखकर बोला, मिसेस त्रिशा राय सिन्हानिया, आई होप आपको आपकी ये नई लाइफ स्टाइल बहुत पसंद आ रही होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह भाविक की तरफ एक नज़र डालते हुए बोला, भाविक, इनका ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है ना। भाविक एक नज़र यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ पर मिसेस त्रिशा की पूरी खातिरदारी कर रहे हैं। यक्षित त्रिशा की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, मिसेस त्रिशा, चलिए अब सच उगलने का वक्त आ गया है। बताइए कि आपने किसके साथ मिलकर अपने इस घटिया प्लेन को अंजाम दिया। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा चुप ही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुंह खोलने की कोशिश की तो इसके क्या अंजाम होंगे। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं नहीं बता सकती, चाहो तो तुम मेरी जान ले सकते हो। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा की बातें सुनकर यक्षित डेविल स्माइल करने लगा और त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित राय सिन्हानिया को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल आपको सच तो उगलना ही पड़ेगा। और एक बात, आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आपको हर दिन मौत की भीख मांगते हुए तड़पते हुए देखना चाहता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा अपनी आंखों में आंसू लेकर यक्षित की तरफ गिड़गिड़ाते हुए बोली, यक्षित, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित जानता था कि ये त्रिशा का दिखावा है। भले ही एक गिरगिट रंग बदलना छोड़ सकता है, पर त्रिशा अपने रंग बदलना कभी नहीं छोड़ सकती। ये बात यक्षित को पता थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, ये बात तुम्हें मेरी प्रिंसेस को कैद कर उसे इतने सालों तक टॉर्चर करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी चिता तुम्हारे उस पार्टनर के साथ ही जलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते वक्त यक्षित की आंखें बेहद ही खतरनाक हो चुकी थी। उसने भाविक को कुछ ऑर्डर दिए। भाविक ने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में वहां एक डॉक्टर एक इंजेक्शन के साथ हाजिर हो गया। ये देखकर त्रिशा के तो पसीने ही छूट गए। वह डरते हुए बोली, यक्षित, ये क्या करने वाले हो तुम? प्लीज छोड़ दो मुझे, मत भूलो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। त्रिशा की बातें सुनकर यक्षित एक सार्केस्टिक स्माइल करते हुए बोला, ये बात तब आपको याद नहीं आई जब आप मेरी प्रिंसेस पर टॉर्चर करती थी। तब आपको ये बात याद नहीं आई कि आप हमारी चाची हैं, जब प्रिंसेस दर्द से बिलखती थी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए यक्षित की आंखों में त्रिशा के लिए एक नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। त्रिशा भी समझ गई थी कि अब वह बचने वाली नहीं है। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे इंजेक्ट करने के बाद आपको अपनी बॉडी में इतना दर्द होगा कि आपको मरने का मन करेगा, पर मैं आपको मौत नहीं दूंगा। मैं भी तो देखूं कि आप में कितनी सहन शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर यक्षित डॉक्टर को वो इंजेक्शन त्रिशा को इंजेक्ट करने का ऑर्डर देता है। इंजेक्शन लगाने के थोड़ी ही देर में उसका असर भी शुरू हो जाता है। त्रिशा की हालत बेहद खराब हो जाती है, पर यक्षित ने त्रिशा को उस ड्रग की उतनी ही डोज देने का ऑर्डर दिया था
जिससे उसे सिर्फ बेहद ही ज्यादा तकलीफ हो, पर उसकी जान न जाए, क्योंकि अभी यक्षित का प्लेन उसे मारने का नहीं था, बस उसे तड़पाना था। वो मिसेस त्रिशा को उस दर्द से रूबरू करवाना चाहता था जिस दर्द से कुछ साल पहले उसकी फैमिली गुजरी थी। त्रिशा को दर्द से तड़पता देख यक्षित को एक सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। त्रिशा पर ड्रग्स का धीरे धीरे बहुत बुरा असर होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से तड़पते तड़पते ही उसकी जान भी निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतने लगे। यक्षित के ऑर्डर पर त्रिशा को ठीक उसी तरह से टॉर्चर किया गया जिस तरह से उसने युविका को किया था। इन कुछ ही महीनों में यक्षित की टॉर्चर सहते सहते त्रिशा की हालत खराब हो गई थी, पर उसने अभी तक मुंह नहीं खोला था। यक्षित ने ठान ली थी कि वह बहुत जल्द उस शख्स का भी पता लगा लेगा, पर पहले त्रिशा से उसके गुनाहों का हिसाब लेगा। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। यक्षित और पूरी सिन्हानिया फैमिली ने युविका को बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, जिससे युविका काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, पर पैनिक अटैक्स उसे अभी भी आते थे। वो कहते हैं ना कि घाव तो भर जाते हैं पर उसके निशान रह जाते हैं। युविका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब वन्या की प्रेगनेंसी को भी 7वां महीना शुरू हो गया था। उसका पेट भी बाहर आ चुका था और बेबी बम्प भी अच्छे से शो हो रहा था। वन्या एकदम गोल मटोल सी हो गई थी। आज वन्या का बेबी शोवर होने वाला था। सबको इनविटेशन मिल चुकी थी। इस फंक्शन में रजावत फैमिली और ओब्रॉय फैमिली ही आने वाली थी। बेबी शोवर की थीम वेस्टर्न रखी गई थी। सभी आज होने वाले बेबी की वेल विशेष के लिए आने वाले थे। यक्षित ने वन्या के लिए आज के फंक्शन में पहनने के लिए एक खूबसूरत सा नेवी ब्लू कलर का गाउन सिलेक्ट किया था, जिसमें वन्या बेहद ही खूबसूरत नजर आने वाली थी। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने कमर पर हाथ रखे सामने की तरफ देख रही थी। यक्षित जब बेडरूम में आया तो उसने देखा कि वन्या खुद को मिरर में घूर रही है। ये देखकर यक्षित ने उसे बैक पर बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम परेशान लग रही हो। वन्या यक्षित के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, आप मुझसे बात मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने ये रूठते हुए कहा तो यक्षित बोला, पर क्यों वाइफी? जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम परेशान हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों ने ही मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तो आप सुबह से गायब हैं और इधर आपका बेबी है तो बहुत देर से अपनी मम्मा को लात मार रहा है। उद्धरण चिन्ह। वन्या की शिकायतें सुनकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वन्या के पेट की तरफ झुककर उस पर 2-3 बार किस करते हुए बोला, बच्चा वेरी बैड, मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते ओके। तभी बेबी एक बार फिर वन्या को किक करता है। वन्या बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित देखा आपने, आपका बेबी कितना शैतान है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित तो वन्या के पेट की तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे बेबी सच में अपने डैडी की बात समझ रहा है। इतने भी वेद भी फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया। अपने मम्मा और डैडी को बातें करता देख वो झट से उनके पास आ गया और अपने डैडी के बीच घुसकर उसकी गोद में बैठ गया। जब 179 बेबी शाओ और हादशा। यक्षित तो वन्या के पेट की तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे बेबी सच में अपने डैडी की बात समझ रहा है। इतने भी वेद भी फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया। अपने मम्मा और डैडी को बातें करता देख वो झट से उनके पास आ गया और अपने डैडी के बीच घुसकर उसकी गोद में बैठ गया। अब आगे वह अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी बेबी कब बाहर आएगा, मुझे बेबी के साथ खेलना है। यक्षित वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा अब कुछ टाइम और फिर आप अपने छोटे से भाई या बहन के साथ खेलोगे। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, पर डैडी मुझे बेबी प्लीज चाहिए, बेबी प्लीज नहीं। इससे पहले कि यक्षित कोई जवाब देता, बेबी एक बार फिर अपनी मम्मा को किक करता है। वन्या की दर्द के मारे एक आह निकल जाती है। यक्षित वेद को उसकी मम्मा के बराबर में बैठाकर वन्या के पास जाता है। वन्या यक्षित की तरफ देखती है तो यक्षित उसके पेट पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, लगता है बेबी को बहुत जल्दी है बाहर आने की। वही वेद अपने गालों पर हाथ रखकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मा की टमी को छूकर बेबी के साथ खेलने लगा, जिससे बेबी ने किक मारना भी बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बिग ब्रदर की बात मान रहा है। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा। दोनों वेद की तरफ देखकर स्माइल करने लगे। यक्षित वेद को देखते हुए बोला, चलिए बेबी डैडी आपको रेडी कर देते हैं हम। तभी उनके रूम में युविका आ गई। इन कुछ महीनों में युविका बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी। उसके गुलाबी गोरे गाल और गुलाब की पंखुड़ी से होंठ वापस आ चुके थे।
उसकी खूबसूरत काली गहरी आंखों में वो पहले वाली चमक भी वापस आ चुकी थी। उसकी वीकनेस भी अब चली गई थी। वह पहले की तरह ही बेहद खूबसूरत हो गई थी। इस वक्त उसने नेवी ब्लू कलर की एक टी शर्ट और नीचे पिंक कलर की लोवर पहनी हुई थी। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप भाभी की हेल्प कर दीजिए, मैं वेदू को रेडी कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने युविका की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है। वेद भी अपनी बुआ के गोद में चढ़ जाता है। युविका उसे रेडी करने के लिए उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। वहीं यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो रेडी होने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या को क्लोजेट रूम की तरफ ले जाने लगा। उसने वन्या की ड्रेस निकाली जो उसने चूज करके रखी थी। वह वन्या के कपड़े रिमूव करने लगा। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं आप? यक्षित वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? आई गेस तुम्हें रेडी होने में हेल्प कर रहा हूँ। यक्षित ने देखा कि वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। ये देखकर यक्षित को मौका मिल गया उसे परेशान करने का। वह वन्या को पीछे से हक करके उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, उमम वाइफी तुम तो अभी भी मुझसे शर्मा रही हो, जबकि हमारे बीच तो शर्माने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। ये सुनकर वन्या की गालों की लाली बढ़ने लगी। वह यक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप, हमेशा बेशरमों की तरह बातें करते रहते हैं, सुधर जाए, अब तो बच्चों के पापा बनने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी वो तो होने से रहा, पर तुम एक काम कर सकती हो, तुम भी मेरी तरह हो जाओ, जिससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी। वन्या यक्षित की तरफ देखती ही रह जाती है। यक्षित वन्या के कपड़े रिमूव कर उसे वो नेवी ब्लू कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना देता है। वन्या इसमें परियों की रानी लग रही थी, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही ड्रीमी था और हो भी क्यों ना यक्षित ने खास वन्या के लिए ये पसंद किया था। ड्रेस पहनाने के बाद यक्षित ने उसे ग्लव्स भी पहना दिए जो कि ड्रेस का ही पार्ट था। ये ड्रेस सामने की तरफ से स्लिट स्टाइल में था, जो कि ज़्यादा ऊपर तक नहीं था, घुटने से थोड़ा नीचे तक था, क्योंकि यक्षित को पता थी कि वन्या को ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पसंद नहीं थे। इस ड्रेस में वन्या का बेबी बम्प बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा था। चेहरे पर तो खूबसूरती पहले से ही थी, पर प्रेगनेंसी ग्लो की वजह से वह और भी ज़्यादा चमक रही थी। यक्षित वन्या की बैक चेन लगा रहा था। वन्या खुद को मिरर में निहारते हुए बोली, वैसे मिस्टर सिन्हानिया मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। उद्धरण चिन्ह। यक्षित स्माइल करते हुए पीछे से वन्या को हक किए हुए ही उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, मेरी चॉइस तो हमेशा से ही नंबर 1 थी वाइफी। यक्षित ने यह वन्या की तरफ देखते हुए कहा, तो वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यक्षित उसे ड्रेसिंग मिरर के पास ले गया। यक्षित ने हेयर स्टाइलिस्ट को पहले ही ऑर्डर कर दिया था। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों की स्टाइलिंग करने लगी। यक्षित भी क्लोजेट रूम में रेडी होने चला गया। उसने आज ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसकी टोन बॉडी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये आदमी 30 साल का होने वाला है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यक्षित जब बाहर आया तो वन्या पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। हेयर स्टाइलिस्ट भी वहां से जा चुकी थी। हेयर स्टाइलिस्ट ने वन्या के बालों का बेहद ही खूबसूरत सा जुड़ा बनाया हुआ था। सामने बालों की 2 लटों को कल करके छोड़ दिया था। वन्या आज सचमुच की परी लग रही थी। वन्या यक्षित के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित कैसी लग रही हूं मैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के दोनों कंधों को पकड़कर उसे एकटक देखने लगा। वन्या की उन बड़ी बड़ी आंखों में यक्षित को एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। वह उनमें डूबना चाहता था। उसके लाल रसीले होंठ यक्षित को बहकाने की पूरी साजिश कर रहे थे। यक्षित ने वन्या के माथे को चूमते हुए कहा, बता नहीं सकता कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की तारीफ सुनकर वन्या के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल अपने आप आ गई। वहीं वन्या भी यक्षित की शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए बोली, थैंक यू, वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं मिस्टर सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की कमर पर हाथ लपेटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिसेस सिन्हानिया मुझे आपके इस रूखे सूखे थैंक यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर थैंक यू बोलना ही है तो तुम्हारे पास और भी बेटर एक्शन है जान। यक्षित ने यह अपने होंठों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। फिर वन्या के होंठों की तरफ नजरें टिकाए हुए बोला, चलो वाइफी, अब जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो, वरना मैं खुद ही ले लूंगा। वन्या यक्षित की तरफ ना में सिर हिला देती है, पर यक्षित आज कहाँ मानने वाला था। वह वन्या के होंठों की तरफ झुक ही रहा था कि तभी वेद फूदकते हुए मम्मा बोलता हुआ वहां आ गया।
वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा और डैडी को देखने लगा। वन्या ने यक्षित के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। वेद ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में लिटिल जेंटलमैन लग रहा था। उसकी बुआ ने उसे बहुत अच्छे से ड्रेस अप किया था। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या आप मम्मा को किसी दे रहे थे? वेद का ये मासूम सवाल वन्या को एम्बेरस करने के लिए काफी था। वन्या यक्षित को घूर कर देख रही थी। वही यक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मासूम बेटे को क्या जवाब दे। तभी वेद ने कुछ ऐसा कहा जिससे यक्षित के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपने डैडी के पैर को हिलाते हुए बोला, डैडी आप मम्मा को किसी दो ना, जैसे आप मुझे देते हो। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या की दोनों गालों को चूम लेता है। यक्षित वेद को अपनी गोद में उठा लेता है। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो माय लिटिल बॉय। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप भी आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। यक्षित वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, सेम टू यू माय लिटिल जेंटलमैन। फिर यक्षित वेद को अपनी गोद में लिए हुए वन्या का एक हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे पूरी फैमिली यक्षित और वन्या का वेट कर रही थी। जैसे ही सबकी निगाहें वन्या पर पड़ी सब देखते ही रह गए, क्योंकि वन्या आज बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी उस पर से नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। यक्षित वेद को लेकर सबके पास आ गया। वही वन्या अपनी ड्रेस को संभालते हुए सबके पास आने लगी। इस वक्त सबकी निगाहें वन्या पर टिकी हुई थी। तभी अचानक यक्षित की निगाहें ऊपर की तरफ गई। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वेद को अपनी गोद से उतारा और वन्या की तरफ दौड़ने लगा। वन्या होने वाली अनहोनी से अनजान स्माइल करते हुए सामने की तरफ देखकर चल रही थी। ऊपर सीलिंग से एक बड़ा सा झूमर वन्या के ऊपर गिरने ही वाला था, पर इससे पहले कि वन्या झूमर के नीचे आ पाती, यक्षित ने जोर से वन्या कहा और उसके करीब पहुंचकर उसे दूर खिसकाकर उसे जोर से अपने सीने से लगा लेता है। झूमर नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां पर एक अजीब सी शांति छा गई। सबकी धड़कनें इस इंसिडेंट से काफी तेज हो चुकी थीं। वहीं ये नज़ारा देखकर वन्या यक्षित की बाहों में बेहोश हो जाती है। इस घटना से एक बार सबकी सांसें थम सी जाती है, क्योंकि उन्हें पता था अगर वन्या गलती से भी उस झूमर के नीचे आ जाती तो इसका क्या अंजाम होता। ये सोचकर ही सबका दिल दहल उठा। यक्षित ने वन्या को अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था। यक्षित के ऑर्डर पर आस्तिक ने डॉक्टर सहाय को फोन किया। यक्षित वन्या को गोद में उठाकर नीचे वाले एक कमरे में ले गया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। उसने वन्या का एक हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। उसे इस वक्त अपनी वाइफी और बेबी दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। वेद जो कि अभी अभी हुए इंसिडेंट से काफी सहमा हुआ था। वेद को अपनी मम्मा की बहुत फिक्र हो रही थी। वह अपने युवान चाचू की तरफ देखते हुए बोला, तातू मम्मा को क्या हो गया? युवान वेद को समझाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है बेटा आपकी मम्मा को, वो बस अभी ठीक हो जाएंगी। हम उद्धरण चिन्ह। तभी डॉक्टर सहाय आ जाती है और वन्या का चेकअप करने लगी। थोड़ी देर में ही उन्होंने अपना चेकअप पूरा कर लिया। यक्षित डॉक्टर सहाय से बेसब्र होते हुए पूछने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? यक्षित के टोन में वन्या और अपने होने वाले बेबी की फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। डॉक्टर का ये सीरियस लुक देखकर सबकी जान हलक में अटक गई थी। सभी वन्या और उसके बेबी के लिए बहुत परेशान थे। यक्षित तो वन्या के हाथों को कसकर थामे हुए था और मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि वन्या और बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक हों। जब 180 पैनिक वान्या। डॉक्टर ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। डॉक्टर का ये सीरियस लुक देखकर सबकी जान हलक में अटक गई थी। सभी वन्या और उसके बेबी के लिए बहुत परेशान थे। यक्षित तो वन्या के हाथों को कसकर थामे हुए था और मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि वन्या और बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक हों। अब आगे यक्षित अपनी फिक्र भरी टोन में डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर प्लीज बताइए क्या मेरी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक हैं? डॉक्टर सहाय यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिन्हानिया, माँ और बेबी दोनों ठीक हैं। मिसेस सिन्हानिया शॉक की वजह से बेहोश हुई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वन्या के चेकअप के बाद वहां से चली जाती है। अचानक यक्षित की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा तैर जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि झूमर का गिरना महज कोई इत्तेफाक तो नहीं था। उसे फील हो रहा था कि ये जरूर किसी की सोची समझी साजिश थी। अनय और विवेक को भी यही लग रहा था।
पर यक्षित अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। यक्षित ने सर्वेंट्स को हॉल क्लीन करने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से क्लीन हो गया। वन्या को भी होश आ चुका था। ये देखकर सबने एक राहत की सांस ली। यक्षित वन्या को लेकर कमरे से बाहर आ गया। तभी वहां पर भाविका और आस्था भी आ गईं। भाविका वन्या के पास जाकर बोली, सॉरी वन्या, वो ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। वन्या भाविका की तरफ देखकर एक स्माइल पास करते हुए बोली, कोई बात नहीं भाविका। वन्या ने एक नज़र आस्था की तरफ देखा। आस्था ने पिंक कलर की एक प्रिंसेस फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वेद भी आस्था के पास आ गया। आस्था वेद के हाथों को पकड़े हुए बोली, बुद्धू तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। आस्था के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वेद के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह आस्था की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तुम भी बहुत प्लीती लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। युवान ने एक तरफ से वेद और आस्था का हाथ पकड़कर उस तरफ ले जाने लगा जिस तरफ आज वन्या का बेबी शोवर होने वाला था। ये सिन्हानिया मेंशन का दूसरा हॉल था जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। थीम को बहुत ही लाइट और प्यारा बनाया गया था। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। वन्या सामने एक बड़ी सी चेयर पर बैठी हुई थी। आस्था और वेद भी वन्या के पास ही बैठ गए। वेद और आस्था आज बिल्कुल किसी डोल की तरह प्यारे प्यारे लग रहे थे। फंक्शन स्टार्ट हुई। सबने माँ और आने वाले बच्चे के लिए वेल विशेस किए और वन्या की साइड पूरी तरह से गिफ्ट से भर चुकी थी। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो गया। सबने वन्या को अपना और बेबी का ख्याल रखने का बोलकर वहां से निकल गए। वन्या अपने कमरे में आई। वो अभी भी उस हादसे के बारे में सोच रही थी। अगर यक्षित वक्त पर ये देख न लेता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये सोचकर वन्या घबराने लगी। उसने अपने पेट पर अपने हाथ रख दिए। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी। वह इतनी गहरी सोच में थी कि उसे पता ही नहीं चला यक्षित भी कमरे में आ चुका है। उसने एक नज़र वन्या को देखा, फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद चेंज करके वह बाहर आ गया। वन्या अपने पेट पर हाथ रखे अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यक्षित को पता था कि वन्या क्या सोच रही है। वह वन्या के पास गया और उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे वन्या अचानक से होश में आई और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित कोई हमारे बेबी को मारना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वन्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत घबरा रही है। वन्या को ऐसे पैनिक होता देख यक्षित उसे जोर से हग कर लेता है। वन्या घबराहट के मारे यक्षित की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेती है। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। कहीं न कहीं यक्षित को भी ये बात पता थी कि कोई उसके आने वाले बच्चे को टारगेट कर रहा है, पर यह काम यक्षित का कौन सा दुश्मन करवा रहा है इसका अंदाजा तो यक्षित को भी नहीं था। वैसे तो वेद पर भी ऐसे जानलेवा अटैक्स करने की साजिश पहले भी की जा चुकी थी, पर यक्षित की टफ और वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स की वजह से वेद को एक खरोंच भी नहीं आई थी। यक्षित के करीब रहने से अब वन्या काफी हद तक शांत हो चुकी थी। उसका कांपना भी अब बंद हो चुका था, पर आंखों में एक डर अभी भी था। ये बात सच थी कि वन्या अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। वह नहीं चाहती थी कि दोनों में से किसी को भी एक खरोंच भी आए, पर आज उसे और उसके अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश हुई थी, वो भी सिन्हानिया मेंशन के अंदर सबके सामने रहते। इस बात से वन्या बिल्कुल सदमे में ही थी। वन्या को कहीं खोया हुआ देख यक्षित उसे आवाज लगाते हुए बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो, पर वन्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यक्षित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिए, जिससे वन्या अपने ख्यालों से बाहर आई। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वन्या पैनिक नहीं हो रही थी, पर उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। यक्षित ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे उस झूमर का अचानक गिरना महज कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा, जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश थी। यक्षित वन्या की तरफ ही देख रहा था, जो इतनी डरी हुई होने के बावजूद इतनी समझदारी और हिम्मत से काम ले रही थी। यक्षित वन्या की इसी क्वालिटी का तो कायल था। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, पर वन्या बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से काम लेती थी। अगर वह पैनिक भी होने लगी तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि डरने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलता ना। यक्षित ने वन्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से चूमते हुए बोला, बस हमेशा ऐसी ही रहना वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ ही देख रही थी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला,
वाइफी, मुझे लगता है कि हमारा मिलना और अचानक शादी के बंधन में बंधना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ऊपर वाले ने पहले से ही तुम्हें मेरे लिए चुन कर रखा था। असल में तो तुम ही मिसेस सिन्हानिया बनने के काबिल थी। न सिर्फ तुम पूरी सिन्हानिया मेंशन को संभाल सकती हो, बल्कि हर और सिचुएशंस को भी बहुत ही समझदारी और हिम्मत से टैकल कर लेती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जान। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या के माथे को बहुत प्यार से चूम लेता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा वो बहुत जल्द भगवान के दर्शन करने वाला है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे घर में घुसकर मेरी ही वाइफ और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए यक्षित गुस्से में ज्वालामुखी बन गया था। उसका ये रूप देखकर वन्या को भी डर लगने लगा था। वह यक्षित के सीने में सिर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित प्लीज शांत हो जाए, मुझे आपके इस लुक से बहुत डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से एक नज़र वन्या को देखा। उसकी मासूम शक्ल देखकर यक्षित का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वह यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए ही बोली, यक्षित, क्या इसमें मिसेस त्रिशा का हाथ हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की बातों पर गौर करने लगा, पर उसे लगा कि इसमें त्रिशा का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब पूरी तरह से यक्षित की निगरानी में थी। सांस लेने के लिए भी उसे यक्षित की परमिशन की जरूरत थी। ऐसे में अपनी जिंदगी बचाने की कगार पर खड़ा इंसान इतनी बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर सकता। ये बात यक्षित भी जानता था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, नहीं वाइफी, इसमें मिसेस त्रिशा का हाथ नहीं है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? थोड़ी देर सोचकर बोली, कहीं ये काम मिसेस त्रिशा के पार्टनर का तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी यही सोच रहा था, क्योंकि हो न हो ये उसी का काम हो सकता है। उसका मोटिव अब त्रिशा को बचाना भी नहीं होगा, क्योंकि यक्षित को पता थी कि उस इंसान ने बड़ी ही चालाकी से मिसेस त्रिशा को अपने गेम में शामिल किया होगा। उसने फैमिली के बीच के इस गैप को बहुत ही स्मार्टली यूज किया था। यक्षित ने अपने रिसोर्सेस को पहले ही काम पर लगा दिया था, पर अब तक ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिली नहीं थी। मिसेस त्रिशा ने भी अब तक अपना मुंह नहीं खोला था, पर यक्षित हार मानने वालों में से नहीं था। वैसे भी उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। यक्षित को अब तक इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि वो कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। किसी एरे कैरे में इतनी हिम्मत भी कहाँ थी कि वो यक्षित राय सिन्हानिया से पंगे ले सके। इसलिए इतना तो तय था कि ये जरूर किसी बड़े नाम वाले इंसान का काम था। मिसेस त्रिशा ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि अगर वो पकड़ी गई तो उनका क्या हश्र होगा। अपने बदले और जलन की आग में इतनी जल चुकी थी कि उन्होंने यक्षित की मॉम की जान ही ले ली और उसकी लिटिल प्रिंसेस को न जाने कितनी ही तकलीफें पहुंचाई थी, जिसकी सजा वह काट रही थी। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे उनके साथ बहुत कुछ होने वाला था। यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा। वह जानता था कि ऐसी हालत में वन्या के लिए ज़्यादा टेंशन लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह वन्या के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम बस रेस्ट करो और इतना समझ लो कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, और जिसने भी ये जुर्रत की है वो जल्द ही हमारी आंखों के सामने तड़प रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या को यक्षित की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि यक्षित के होते हुए उसकी फैमिली पर कोई आंच नहीं आ सकती। यक्षित ने उसे बेड पर आराम से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए उसके माथे को चूमकर उसके पेट को भी प्यार से चूम लेता है। वेद आज अपनी बुई के पास सो रहा था, इसलिए बेडरूम में आज यक्षित और वन्या ही थे। वन्या के पेट को देखते हुए यकायक यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। पता ही नहीं चला कि ये 6 महीने कैसे गुजर गए। अब बस कुछ ही महीनों का इंतजार था, फिर एक नन्ही सी जान उनकी गोद में खेलने वाली थी। यक्षित के चेहरे पर एक स्माइल देखकर वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? यक्षित समझ रहा था कि वन्या के कहने का क्या मतलब है, पर फिर भी वह उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी, होंठ मेरे हैं, मैं जब चाहूं तब स्माइल कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ घूर कर देखने लगी। वह मुंह बनाते हुए बोली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये बोलकर वह यक्षित के सीने पर अपना सिर टिका देती है। यक्षित उसे ज्यादा परेशान न करते हुए उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, अब बस कुछ ही महीने का इंतजार है जान, फिर हमारी नन्ही सी जान हमारी गोद में होगी। उद्धरण चिन्ह। उस पल को इमेजिन करके वन्या के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या दिल से यही विश कर रही थी कि उसे और यक्षित को एक प्यारी सी प्रिंसेस हो, क्योंकि एक प्यारा सा बेटा तो भगवान ने उन्हें पहले से ही दे दिया था।
वहीं यक्षित के दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि इस बार वह एक प्यारी सी बेटी का बाप